अस्सलाम वालेकुम मिस। देखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। 1 to 2 मिनट्स का वेट कर लेते हैं, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आई गेस ऑलमोस्ट 70% स्ट्रेंथ मौजूद है क्लास की यहाँ पे। सो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने लास्ट क्लास में ईआरपी का ओवरव्यू देखा था कि बेसिकली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम, उससे पहले किस तरीके से काम हो रहा था। एक केस स्टडी हमने बहुत डिटेल में देखी थी, ये वाली, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें हमने बिफोर एंड आफ्टर ईआरपी देखा था कि बिफोर ईआरपी काम कैसे हो रहा है एंड आफ्टर ईआरपी किस तरीके से उस काम को हम ऑटोमेट कर रहे हैं थ्रू अ सिंगल डेटाबेस विच आर कनेक्टेड टूवर्ड्स ऑल द डिपार्टमेंट्स, और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटाबेस कनेक्टेड है। जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो एक ही डेटाबेस में अपडेट हो रही है, सो दैट बाकी डिपार्टमेंट भी उसको उसी वक्त वहीं से कैटर कर सकते हैं, वहीं से अपडेटेड डाटा उनके पास मौजूद होगा। ठीक है, ये हम बाकी की ये जो चीज़ें ये हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ और कंटेंट्स हैं। ये एक बेसिकली इस स्लाइड में जो पढ़ाने का मकसद था वो ये था कि ईआरपी होता क्या है, एंड इस केस स्टडी में ये 2 एग्जांपल्स डिस्कस करना। एंड ईआरपी एग्जांपल, बिफोर ईआरपी काम कैसे हो रहा था, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिलेज आने के चांसेस हैं, वेटिंग स्टेट पे रहने का चांसेस है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्यूरी सेंड कर रहा है, वो डिपार्टमेंट से फर्दर डिपार्टमेंट को क्यूरी सेंड कर रहा है, तो हमारे पास वेट एंड जो है वो डिले वाला प्रोसीजर यहाँ पे ज्यादा था कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट करने पर फिर वो फर्दर क्यूरी अदर डिपार्टमेंट से कर रहा है, तो वेटिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एंड आफ्टर ईआरपी जो है हमारे पास क्या है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, उस सेंट्रलाइज डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड है, इंसर्ट है, जब भी रिक्वायर्ड होगा वहां से वो रिकॉर्ड, कोई भी डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, सारे डिपार्टमेंट कनेक्टेड है उस डेटाबेस से और वो डायरेक्टली उससे लिंक है, जब भी किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास वॉइस क्लियर है? वॉइस में इशू आ रहा है कुछ? हेलो? बेटा नहीं आ रहा हसन, बाकी स्टूडेंट्स को तो नहीं आ रहा, क्लियर है वॉइस? आपके इंटरनेट का मे भी इशू हो सकता है। ओके, ठीक है, तो दैट वाज द बेसिक इंट्रो ऑफ ईआरपी।
Now we are going to some functional areas of ERP के ERP के functional areas कौन कौन से हैं, प्रोसेसेस कौन कौन से हैं हमारे पास ERP के, एंड डेटा प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हमारे पास चैप्टर 1 है, ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर का। नई स्लाइड में मैंने शेयर किया, ये शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये सारे जो है लेक्चर्स ये आपके LMS पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल होपफुली कंप्लीटेड बिजनेस मेन एरियाज ऑफ ऑपरेशंस। कि जब हम ERP की बात करते हैं तो वहाँ पे मेन एरियाज ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से हैं, मेन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और इसमें किस तरीके से ERP वर्क कर रहा होता है। Differentiate a business process from a business function, how a business process is different from a business function। ठीक है, हम ये देखेंगे कि बिजनेस मेन फंक्शन क्या है और उस फंक्शन को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बिजनेस फंक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे होते हैं, एंड बिजनेस प्रोसेस इज दैट वो जो बिजनेस फंक्शन है या जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट्स आर कॉल्ड बिजनेस प्रोसेसेस। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ डेटा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास कौन कौन सा है, दैट ईच मेन फंक्शनल एरिया प्रोड्यूस। हम जब फंक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसका HR होगा एक फंक्शनल एरिया, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, तो हर फंक्शनल एरिया का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है वो कौन कौन सा है। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ डेटा दैट ईच मेन फंक्शनल एरिया नीड्स। Okay, so when we will define the kinds of data that each main function area produces when we are talking about ERP, then next we will discuss the kinds of data that each main function area needs in order to operate। हर function area को जो data required है वो कहाँ से किस कैसे as an input जाएगा। डिफाइन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेट वाई दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम जब इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होंगे कि अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग काम करें। लेट्स से HR वालों के पास एक अलग सिस्टम है, अलग डेटाबेस है, उनका एक अलग ऑपरेशन है। इसी तरह अकाउंट्स वालों के पास उनका एक अलग ऑपरेटिंग अपना पूरा सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग जो है वो इंडिविजुअल सिस्टम है। तो उससे क्या प्रॉब्लम थी, वही वाला सिनेरियो बिफोर ERP कि हर डिपार्टमेंट का अलग अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन स्टोर तो हो रही है लेकिन उसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेंट्रलाइज नहीं है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अलग अलग पोजीशन पे जो है वो स्कैटर्ड लोकेशंस पे है। ठीक है, तो ये जो सारे कंटेंट हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में,
ठीक है, ERP overview. So जब we are talking about ERP, so ERP is basically are software used by companies to manage information in every area of the business. Means कि एक organization के जितने भी different functional areas हैं, उन सब की information को एक साथ manage करना और properly एक जगह maintain करना. ठीक है, तो एन ERP इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन कंपनी वर्क कर रहे होते हैं उनको सबको आपस में एक जगह इंटीग्रेट कर देगा. ERP programs help manage company-wide business processes using a common database. एक common database होगी, centralized database होगी, एक shared database होगी जो तमाम department से connected होगी. So that management can generate reports which will be very helpful for the management in order to मैनेज एंड कीप ट्रैक एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे काम है, कौन सी रिक्वेस्ट आई, तो उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ERP इज़ अ वेरी गुड टूल जो कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज़ कर रहा होगा सो दैट एक हमारे पास रिपोर्ट वाला व्यू भी जो है जनरेट हो सके जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होगा. ERP software supports the efficient operation of business processes by integrating activities throughout a business. ठीक है, सो ERP सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस बाय इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज थ्रू आउट अ बिजनेस के हमारे जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं उसमें डे टू डे ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम ऑपरेट करके देख सकें. Now we are going to discuss the functional areas of operations. When we are talking about an organization, we have different functional areas for an organization. So उस organization के main functional areas कौन कौन से हो सकते हैं? It can be marketing and sales department, जो कि मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की जो जितनी भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म होने उसकी मार्केटिंग और उसको सेल आउट कैसे करना है, एक डिपार्टमेंट ये हो सकता है. एक डिपार्टमेंट होगा सप्लाई एंड चेंज मैनेजमेंट, SCM. ठीक है, जिसमें थ्रू आउट जो प्रोडक्शन वगैरह हो रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होंगी. देन वी हैव नेक्स्ट डिपार्टमेंट विच इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. ओवरऑल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स, उनका डेटा, पेरोल जनरेशन, वो सारे किसके टास्क होंगे, अकाउंट एंड फाइनेंस के. देन ह्यूमन रिसोर्सेज, HR डिपार्टमेंट. दीज आर द मेन फंक्शनल एरियाज. ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं बट दीज आर द मेन फंक्शनल एरिया जिसपे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलाई कर रही होती है, जिनकी ऑपरेशंस को कंबाइन करके एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा आपके पास, HR डिपार्टमेंट हायरिंग करनी है, प्रमोशंस करनी है, सर्टिफिकेशंस करवानी है, नई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई नया कोर्स करवाना है, सर्टिफिकेशन करवानी है, तो वो सारी चीज़ें HR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. हिस्टोरिकली businesses have organized themselves according to business functions. ठीक है, वो कह रहे हैं कि यही बिजनेस फंक्शंस हैं जिसकी बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी रन कर रही होती है. बिजनेस स्कूल्स कंटिन्यू टू बी सिमिलरली ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, और हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कैसे करना है, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट. ठीक है, हम अब कुछ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बिजनेस फंक्शंस फॉर ईच फंक्शनल एरिया. जो ऊपर फंक्शनल एरियाज हमने देखे हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्कूल लाइक बिजनेस हब. जितनी भी कंपनीज किसी भी बिजनेस के अंडर आ रही हैं, जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात, अगर हम बैंक्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के जो है स्कूल के अंदर सारे बैंक्स आ रहे हैं. इसी तरह अगर हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आ रहे हैं. तो कुछ कॉमन रूल्स एंड ऑपरेशंस होंगे जो थ्रू आउट सब में कॉमन होंगे. अगर हम LMS की बात करें तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिक फीचर्स हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ऑलमोस्ट सेम होंगे. ठीक है, सो बिजनेस स्कूल्स आर डिफरेंट सेक्टर्स. फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, एजुकेशनल सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया जिसमें तमाम जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह, उनकी डिटेल्स, उनकी वेबसाइट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, ऑनलाइन बुकिंग, सारी चीज़ें वगैरह, ये सारी चीज़ें बिजनेस स्कूल में डिफरेंट बिजनेस हब्स जो इन्वॉल्व हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस.
Now, when we are talking about different functional areas that are marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, human resources, so we have different business functions which are associated with these functional areas. वन बाय वन इनको देख लेते हैं. मार्केटिंग एंड सेल्स में हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे. मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग. सेल्स ऑर्डर्स, कस्टमर सपोर्ट भी जो है वो इसी डिपार्टमेंट का जो है वो टास्क है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम कर रहे होंगे, सो दैट कस्टमर जो है वो स्विच ना करके जाएं. ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऐसे पैकेजेस देना, ऐसे जो है वो फैसिलिटेट करना कि थ्रू आउट रिटेन रहें, कहीं और स्विच ना करें. सेल्स फॉरकास्टिंग. सेल्स फॉरकास्टिंग मीन्स कि अभी की सेल्स को देखकर हम आगे फॉरकास्ट कर सके कि नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स या नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ज़्यादा सेल हो सकती है, या किस तरीके से हमने उनको फर्दर प्रमोट करना है, या कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी सेल नहीं हो रही तो हमने किस तरीके से उनकी मार्केटिंग करनी है सो दैट हम उसकी सेल्स को बढ़ा सकें. ठीक है, ये एआई बेस्ड भी हो सकता है. मशीन लर्निंग के अपने डाटा को इस तरीके से ट्रेन करें सो दैट वो हमें बता सके कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा सेल हो सकती है. एंड एडवर्टाइजिंग, दीज ऑल आर द मेन बिजनेस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स फंक्शनल एरिया. नेक्स्ट फंक्शनल एरिया इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो बेसिक बिजनेस फंक्शंस हो सकते हैं वो क्या होंगे. परचेजिंग गुड एंड रॉ मटेरियल्स. ठीक है, आप कुछ और गुड्स परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं. रिसीविंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल, रिसीव कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. जब आपने ऑर्डर सेंड किया तो परचेजिंग ऑर्डर किया, जब आपको शिपमेंट हो रही है तो आप उसको रिसीव करेंगे, अपने वेयर हाउस में रखेंगे. ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स. ठीक है, कोई चीज़ कहीं पहुंचानी है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पूरा उसका डाटा मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, ये भी इस डिपार्टमेंट का बेसिक फंक्शन है. ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स. ट्रांसपोर्टेशन, स्केजुलिंग प्रोडक्शन रन्स. जो आपके प्रोडक्शन रन करनी है कि कब कौन सी प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करनी है, क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, उसकी टोटली स्केजुलिंग कैसे करनी है. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. ठीक है, जब कोई गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई गुड बना रहे हैं तो ये भी इसी डिपार्टमेंट का रोल पार्ट है. प्लांट मेंटेनेंस. ठीक है, और इसके साथ जो प्लांट वगैरह जो बड़े बड़े जो है शिपमेंट वगैरह हो रही होती है, कोई नया हार्डवेयर आपने जो इंटीग्रेट करना है उसको चलाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस डिपार्टमेंट का मेन फंक्शनल एरिया है. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर क्या चीजें आएंगी. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एलोकेशन एंड कंट्रोल, किस एम्प्लॉय को कितने जो है वो पे करना है, रेस किस तरीके से करना है, बेसिक सैलरी क्या देनी है, अलाउंसेस किस तरीके से देने. प्लानिंग एंड बजटिंग, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कि हमें और कितनी रिसोर्सेज फर्दर चाहिए होंगी, बजट कैसे करना है, पूरे ईयर का बजट मेंटेन करना है. एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट. ठीक है, फ्लो ऑफ कैश, कैश देखना कि हमारे पास अकाउंट पेएबल कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है. ठीक है, ये सारी चीजें. एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या चीजें आएंगी. रिक्रूटिंग एंड हायरिंग. ठीक है, रिक्रूएशन होगी, हायरिंग होगी, ट्रेनिंग होगी एम्प्लॉय की. पेरोल जनरेशन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आएगा. बेनिफिट्स क्या क्या देने हैं एम्प्लॉय को, क्या क्या बेनिफिट देने हैं, किस रोल और पोजीशन पे देने हैं. एंड गवर्नमेंट कंप्लायंस. ठीक है, कि कोई भी चीज, कोई पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करनी है हमने तो हम उस कोई भी पॉलिसी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते. कोई गवर्नमेंट रूल होगा, कोई ऐसी पॉलिसी होगी तो उसको फिर हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाना है. जी क्लास, आवाज आ रही है. Payroll is basically overall salary calculation for each and every employee. ओके, गवर्नमेंट कंप्लायंस इज दैट कि कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसे रूल जो हमें गवर्न जो है वो पॉलिसी जो हमें डायरेक्ट कर रही है
कोई भी कंपनी, कोई भी जिस सेक्टर से हम बिलोंग कर रहे हैं, अगर फाइनेंशियल सेक्टर से कर रहे हैं तो कोई टैक्स पॉलिसी अगर चेंज हो रही है गवर्नमेंट एंड पे, तो वो थ्रू आउट जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो ऐसी पॉलिसीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना, दैट शुड मीट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिसीज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी आपको दी है तो उसको थ्रू आउट पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एचआर की। ठीक है, तो हमें ये डिफाइन, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज अ प्रोसेस। ठीक है, जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, कोई भी ऑपरेशन कैसे कंप्लीट होता है? बाय गोइंग थ्रू सेवरल प्रोसेसेस। जब आप सेवरल प्रोसेस फॉलो करेंगे तो एक ऑपरेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, लेट अज्यूम अगर हम एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करें, कंडक्टिंग अ क्लास। ठीक है, ऑनलाइन मैकेनिज्म से पहले की अगर हम बात करें कि हमने क्लास कंडक्ट करनी है, ठीक है, ईआरपी की क्लास कंडक्ट करनी है, और हम एज्यूम करें कि ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, सब चीजें वैसी फिजिकली हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सो क्लास अटेंड करना इज द मेन ऑपरेशन और इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, गोल ये है कि हमने क्लास अचीव करनी है, बट क्लास अचीव करने के लिए क्लास टाइमिंग इज 8:40, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 8:30 तक कैंपस पहुंचना है। ठीक है, तो इस गोल को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट प्रोसेसेस फॉलो करेंगे। वो डिफरेंट प्रोसेस क्या होंगे? सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जो आपकी कन्वेंस है, पॉइंट यूज करें, अपनी सर्विस है, वो करके आप जैसे भी कोशिश करेंगे कि 8:30 तक आप पहुंच जाएं। तो दिस ऑल आर द प्रोसेस। उस प्रोसेस को, डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेसेस को फॉलो करके ही आप एक गोल अचीव कर सकते हैं। सो अ बिजनेस प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज है। जब आप मल्टीपल एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर और इन अ सीक्वेंशियल मैटर, सो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस प्रोसेस। A business process is a collection of activities that takes one or more inputs and creates an output that is of value to the customer. For example, input technical support by MS. Process 24-hour helpline available. Output customer technical query is resolved. ठीक है, इनपुट आप क्या देंगे? टेक्निकल सपोर्ट जो है वो एमएस डिपार्टमेंट आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। प्रोसेस क्या है? 24-आवर हेल्पलाइन अवेलेबल होगी उनकी। एंड आउटपुट क्या है कि कस्टमर ने जो क्यूरी सेंड की है वो क्यूरी इज रिजॉल्व नाउ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिए कि हमारा एंड रिजल्ट क्या है कि कस्टमर ने एक क्यूरी की जो कि एक इनपुट गया, वो इनपुट कहाँ जाएगा? एमएस डिपार्टमेंट के पास। प्रोसेस क्या होगा? एमएस डिपार्टमेंट 24-आवर हेल्पलाइन अवेलेबल होगी ताकि कस्टमर जो भी क्यूरी कर रहा हो वो फौरन आपके पास एमएस डिपार्टमेंट तक फॉरवर्ड हो जाए। और आउटपुट एंड रिजल्ट क्या होगा कि कस्टमर ने जो क्यूरी सेंड की थी वो क्यूरी रिजॉल्व हो चुकी है। तो उस क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज आपका एमएस डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होगा, मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट, वो क्या होगा? वो सेट ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्रोसेसेस। The customer may be the traditional external customer who buys the product or service, or an internal customer, a colleague in another department. ठीक है, वो कह रहे हैं कि कस्टमर आपका बिल्कुल एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है और कैन बी पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। लेट्स से किसी अलग किसी और डिपार्टमेंट का यूजर हो, और ये भी हो सकता है कि टोटली एक्सटर्नल हो। जी हसीब, कोई क्वेश्चन है? हसीब इब्राहिम, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको यहाँ से। यस मैम, ये आपने अभी क्या बताया था, इसमें आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही थी, समझ नहीं आया। अब बिजनेस प्रोसेस वाला जो आपने बताया था अभी। A business process is basically is a collection of different activities. ठीक है, हम जब किसी बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो बिजनेस कोई भी हम क्यों रन कर रहे होते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस कोई मैम। भी बिजनेस हम कब अचीव कर रहे होते हैं, क्यों रन कर रहे होते हैं? कि हमें कोई ऑब्जेक्टिव है जो मीट कर रहा है, कोई टारगेट है जो अचीव करना है। सो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे या जो एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे या जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे, वो कलेक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसेस। In order to achieve a particular objective,
we perform multiple tasks or activities, and these all multiple tasks and activities are called processes. उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो भी हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे स्टेप्स आर कॉल्ड बिजनेस प्रोसेसेस. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए. लेट से एग्जाम्पल के लिए सिनेरियो हमें समझना पड़ेगा. सिनेरियो ये है कि आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट हैंड ओवर किया, उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कस्टमर ने वो प्रॉब्लम आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी. सो इनपुट क्या आएगा? टेक्निकल सपोर्ट बाय एमएस. अब आप क्या करेंगे? उस रिक्वेस्ट को कहाँ फॉरवर्ड कर देंगे? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास. ठीक है, और उनसे कहेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें कि हमारे कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है. फ्रंट एंड पे तो वो होगा ना हेल्प डेस्क मैनेजर, जो हेल्प डेस्क प्रोवाइड कर रहा होगा, जहाँ जो कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा होगा. वो किसको इनपुट कर देगा? वो क्यूरी किसको फॉरवर्ड कर देगा? एमएस डिपार्टमेंट को. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा, 24 आवर हेल्पलाइन उनकी अवेलेबल होगी, उस पर काम करेगा. वो जो सारी चीजें हैं वो प्रोसेस होंगी. उस क्यूरी को सॉल्व करने के लिए एमएस डिपार्टमेंट जो टास्क परफॉर्म कर रहा होगा वो प्रोसेस है. और आउटपुट क्या होगा कि फाइनल जो उन्होंने प्रोसेसेस फॉलो किए हैं आपके एमएस डिपार्टमेंट ने, उसकी बेसिस पे कस्टमर की क्यूरी जो है वो रिजॉल्व हो गई, सॉल्व हो गई. The customer does not care that different functions are involved in processing their order and will not tolerate mistakes and delay caused by poor coordination of business function. This point is very important. The last point is very important. ये last point क्या कह रहा है हमें? लास्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है कि कस्टमर को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि आप वो जो कोई क्यूरी सेंड कर रहा है वो कहाँ कहाँ किन किन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तक जा रही है. ठीक है, उसका कंसर्न ये है कि मेरी जो क्यूरी है वो एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व हो जाए और मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए. ठीक है, तो अगर आपके डिपार्टमेंट में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, या आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या बहुत ज्यादा डिले आ रहा है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कस्टमर क्यूरी भी डिले होगी. तो उसकी वजह से आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकती है. कस्टमर को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि मैं जो क्यूरी भेज रहा हूँ वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी और वहाँ पे जो मेन पर्सन है वो अभी अवेलेबल है या नहीं है. उसका ये कंसर्न है कि मैंने जो क्यूरी सेंड की है वो एज सून एज पॉसिबल मेरे पास क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, रिजॉल्व हो जाए. ठीक है, अभी ब्रेक हम लेंगे, तो फिर ब्रेक में नमाज पढ़ लेंगे.